हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 फ्रॉम द चलिए तो शुरू करते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी देखिए, जैसे चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि एनी फ्रैंक की डायरी से ही हम ये चैप्टर लिया गया है। एनी फ्रैंक ने ही लिखा है, इसीलिए चैप्टर को डायरी ऑफ एनी फ्रैंक कहा गया है। अभी थोड़ा सा इन्होंने चैप्टर को पढ़ने से पहले एनी फ्रैंक के बारे में कुछ नॉलेज दी है हमको, तो हम देख लेते हैं। बिफोर यू रीड, एनालिस मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929, फेब्रुअरी मार्च 1945। देखिए यहाँ पर इन्होंने फेब्रुअरी और मार्च इसके बीच में ऑब्लिक लगा दिया है, यानी ये तो क्लियर है। एनी फ्रैंक का पूरा नाम है एनालिस मैरी। तो एनी फ्रैंक 12 जून 1929 को तो उनका जन्म हुआ है, ठीक है। और देखिए मंथ भी क्लियर है, 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ है। एंड फेब्रुअरी मार्च 1945। देखिए यहाँ पर ऑब्लिक लगाए, यानी जैसे हमें किसी भी इंसान के मरने का या उसके पैदा होने का हमें परफेक्ट पता रहता है, इस मंथ में उसका जन्म हुआ या इस मंथ में उसकी डेथ हुई। लेकिन यहाँ पर फेब्रुअरी और मार्च में ऑब्लिक लगा हुआ है, इट मीन्स कंफर्म नहीं है कि वो फेब्रुअरी में मरी हैं या फिर मार्च में मरी हैं। कब उनकी डेथ हो गई? 1945 में। तो आप लगाइए अंदाज़ा कि कितनी साल की उम्र रही होगी उनकी जब वो मरी थी। 29, 10, 39 और 40, 41, 42, 43, 44, 45, यानी सिर्फ 16 ईयर्स की वो थी जब उनकी डेथ हो गई। तो वो कौन थी? वॉज अ जर्मन, एक जर्मन थी, यानी जर्मनी में रहती थी। बॉर्न जूइस गर्ल, जर्मनी में रहती थी लेकिन जूइस फैमिली से रिलेटेड थी। जूइस एक धर्म है, रिलीजन है, ठीक है। तो जूइस लड़की थी वो। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, उन्होंने लिखा था जब वो अपनी फैमिली से छुपी हुई थी। फैमिली से नहीं, मतलब फैमिली के साथ, विथ हर फैमिली। जब वो अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी, हाइडिंग का मतलब होता है छुपना, छुप रही थी। एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब यहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का नाम आया है, इससे आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि ये छुपने की बात क्या है। देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ था तो हर जगह पर लड़ाई ही लड़ाई थी, हर जगह पर मारकाट थी। तो ये लोग क्या हुए थे, अपनी फैमिली के साथ और अपनी 4 फ्रेंड्स के साथ ये छुपी हुई थी एक जगह पर, ताकि इस वर्ल्ड वॉर में, उस लड़ाई में, युद्ध में इन लोगों को कोई क्षति ना पहुँचे, इन लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए छुपे हुए थे। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. देखिए, इनकी फैमिली जो थी वो एम्स्टर्डम चली गई थी। कब गई थी? जब नाजीज ने जर्मनी पर पूरी तरीके से अपना कब्जा ले लिया था। लेकिन चूँकि नाजी अपना कब्जा कर रहे थे तो नीदरलैंड तक उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, जिससे कि ये लोग बीच में ही फंस गए। एंड as persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hiding rooms in her father Otto Frank's office building. तो क्या कह रहे हैं कि एज अ परक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन, अब चूँकि नाजीज़ का उस पर कब्जा है जर्मनी पर, तो जैसे कि हम लोगों की थॉट्स होती हैं कि भाई ये पाकिस्तानी है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी डिफरेंट बहुत अंतर आता है। पाकिस्तानी देख के खून खौलता है उनका, और पाकिस्तानियों का इंडियंस को देख के खून खौलता है। तो ऐसे ही नाजीज़ का जूइस को देखकर खौलता था। तो जूइस पॉपुलेशन चूँकि उनके खिलाफ बढ़ रही थी, तो क्या किया इन लोगों ने? द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग, इसलिए ये फैमिली क्या कर गई, छुप गई। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह अपन जाओगे तो अब जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ था, उन्होंने जो एक और देश ने उन पर हमला किया था, तो बांग्लादेश के बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल तरफ और जहाँ जहाँ जगह मिली थी उन्हें, वहाँ पे वो लोग छुपने चले गए। तो अगर वहाँ पर ज़्यादा जगह हो जाएगी तो वहाँ भी नुकसान हो जाएगा। मतलब अगर वेस्ट बंगाल में सारे के सारे बांग्लादेशी घुस जाएंगे
तो वहाँ भी नुकसान है, वहाँ वो दूसरी सरकार उनको निकाल के फेंक देगी। तो इसी तरह नाजीज भी, ये जो जूइश थे ये भी सब जगह भाग रहे थे बचने के लिए। तो अब हर जगह तो इकट्ठे सब लोग नहीं जा सकते, ज़्यादा वो जगह भी भर जाएगी, इनकी संख्या बढ़ रही थी भागने वालों की। तो इन्होंने क्या किया, इनके जो ग्रैंडफादर थे ग्रैंडफादर नहीं, फादर, जो इनके फादर थे ऑटो फ्रैंक, उनकी एक ऑफिस की बिल्डिंग थी, उसमें ये लोग छुप गए थे। कब छुपे थे? जुलाई 1942 में, ठीक है। यानी तब इनकी कितनी उम्र रही होगी? 1929 में इनका जन्म हुआ है, तो 1942 में 29, 39, 40, 41, 42 यानी 13 ईयर्स की ये रही होंगी जब वो छुपी हुई थी इन हिडन रूम्स इन आर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। उनके ऑफिस की बिल्डिंग में जो छुपे हुए रूम्स थे उनमें ये लोग छुपे हुए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, मतलब छुपने के 2 साल बाद, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, यानी वो वहाँ पर छुपे रहे 2 साल बाद। द ग्रुप वॉज बिट्रेड, मतलब सब लोग इकट्ठे छुपे हुए थे उन बिल्डिंग्स में, वहीं पे रहना खाना जो भी हो रहा था उनका। लेकिन 2 साल बाद, मतलब 2 साल तक वो लोग छुपे रहे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड, अब वो ग्रुप जो लोग जो छुपे हुए थे वो सारे के सारे बिट्रे होने लगे, निकलने लगे वहाँ से, भागने लगे। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर, मतलब उनको वहाँ से निकाला और कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया? कंसंट्रेशन कैंप में। अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो कंसंट्रेशन कैंप का तो आपको पता होगा कि ये क्या सिस्टम था, और अगर नहीं सुना है तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप क्या था। देखिए कंसंट्रेशन कैंप कितना खतरनाक, कितना मतलब दिल दहला देने वाला सिस्टम था। इसमें क्या होता था, जहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहा है, कंसंट्रेशन कैंप में जब इन लोगों को डाल दिया गया, वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। देखिए पूरी लाइन समझिए जरा। उस कंसंट्रेशन कैंप में एनी डाइड हो गई, मर गई, काय से? टाइफाइड से। और बर्जन बेल्सन ये भी और लोग हैं, ये लोग भी सॉरी, विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर, यानी उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक के मरने के कुछ दिनों के अंदर ही ये लोग भी मारे गए, यानी एनी भी मर गई और उनके साथ जितने भी लोग थे वो सब मारे गए। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर, देखिए क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर। देखिए आगे बढ़ने से पहले ही थोड़ा सा इन्होंने ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको देख लें जरा। ये क्या कह रहा है कि दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। एनी फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942। देखिए एनी फ्रैंक ने 10 अक्टूबर 1942 को ये फ़ोटो लगाई और बोला कि ये फ़ोटो है जिसको देख मैं खुद को देखती हूँ सारा टाइम, जिसमें और मैं विश करती हूँ कि मैं कहाँ आ सकूँ, हॉलीवुड में आ सकूँ। यानी हीरोइन बनने का उनका शौक़ था, वो हॉलीवुड जाना चाहती थी। अब उनके साथ क्या हुआ, क्या कह रहे हैं वो, कंसंट्रेशन कैंप में वो अपनी बहन के मरने के कुछ दिनों बाद मारी गई। एंड हर फादर ऑटो, उनके फादर जो थे, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, यानी जितना ग्रुप उनके यहाँ छुपा हुआ था उनमें केवल इनके फादर ही सर्वाइवर थे, फादर ही जिंदा बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वो एम्स्टर्डम लौट कर आए। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई तब वो वापस आए। टू फाइंड दैट, ये देखने के लिए कि कुछ बचा है क्या उनके घर में। दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उन्होंने क्या पाया कि उनकी डायरी, उनकी बेटी की डायरी अभी भी सेफ है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज यूनिक रिकॉर्ड, और वो उसको देखकर मतलब आप मान जाओगे कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड था यूनिक, हटके। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, उन्होंने जब उस डायरी को पढ़ा तो उन्होंने सोच लिया कि मैं इसको पब्लिश करवाऊँगा इन इंग्लिश में पब्लिश करवाऊँगा अंडर द नेम, और नेम क्या दूंगा इस डायरी को मैं, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यानी हमने तो चैप्टर का नाम क्या पढ़ा है कि द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, है ना, लेकिन इन्होंने जो बुक छपवाई थी उसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक बढ़ती हुई यानी छोटी बच्ची की डायरी। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। देखिए 1942 में मैंने बताया था आपको 13 ईयर की हो गई थी वो, और जब तक वो 1944 में उनकी फाइनल एंट्री थी, आखिरी एंट्री थी, ठीक है।
अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, 1942 में ये लोग छुपे हुए थे, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 साल तक उस जगह पर छुपे रहे, यानी 43 44, यानी अब जो छुपे हुए थे उन छुपे हुए समय में वो डायरी लिख रही थी। क्या लिख रही थी? डायरी लिख रही थी। तो वो कह रहे हैं कि फाइनल एंट्री इसकी कब हुई है, 1944 में। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू, अच्छा उसको क्या किया गया कि वो बच्ची के हाथ की राइटिंग है, क्योंकि बच्चे ने अपने हिसाब से शब्द चुने थे, तो उन्होंने क्या किया, उसे ओरिजिनल डच से कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया, यानी भाषाओं में उसको बदलवाया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और वो जैसे ही छपी तो संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुकों में शामिल हो गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, televisions and theatrical productions and even an opera based on her diary। मतलब उनकी डायरी की कहानी के ऊपर कई फिल्म बनी, कई टेलीविज़न प्रोग्राम्स बने, थेरेटिकल यानी थिएटर्स में जो एक्टिंग करते हैं उन्होंने काम किया। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, ये बताते हुए कि भाई ये जो काम है ये मैच्योर कौन होता है, जो समझदार हो जाए, 18-20 साल के बाद लोग समझदार हो जाते हैं, उनको मैच्योर बोलते हैं। तो बोले मैच्योर काम है, इंसाइटफुल यानी माइंड कैसा होगा, माइंड मतलब कैसा माइंड होगा जिसने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी और लिखी होंगी। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। उस डायरी में नाजियों के अत्याचारों के अंडर रहकर क्या क्या भुगता, क्या क्या उन्होंने सहा, वो सब लिखा हुआ था। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक उस समय के होलोकॉस्ट विक्टिम्स, जितने भी विक्टिम्स थे, विक्टिम्स होता है जो पीड़ित होते हैं किसी भी चीज़ के, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जितने भी पीड़ित थे उन पीड़ितों की कहानी एनी फ्रैंक ने झलकाई है। इसलिए वो लोग ज़्यादा, जो लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड झेल चुके हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब यहाँ पर अब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ पूछा गया है कि डू यू कीप अ डायरी, क्या आप लोग डायरी बनाते हैं। गिवन बिलो अंडर ए आर सम टर्म्स वी यूज टू डिस्क्राइब अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी जोड़ी दी गई है साथ में कि आपको मिलाना है कि किस तरीके के रिकॉर्ड को हम क्या नाम देते हैं। कैन यू मैच देम विद देयर डिस्क्रिप्शंस अंडर बी। यू मे लुक अप द टर्म्स इन द डिक्शनरी इफ़ यू विश। आप डिक्शनरी में भी खोज सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो। मैं आपको एक जनरल वे में बता देती हूँ फटाफट से। देखिए जनरल फर्स्ट ये आ चुका है जनरल। तो जनरल क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है जिसमें कोई फेमस पर्सन के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, नंबर डाल देते हैं। सेकंड है डायरी। डायरी आपको पता ही है, अ फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी, पीरियड ऑफ टाइम एंड इवेंट रिटन एवरी डे। हर दिन जो इंसान लिखता है उसे डायरी कहते हैं। लॉग क्या होता है, लॉग होता है जो ऑफिशियल्स डेट वगैरह जिसमें रखी जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिटन रिकॉर्ड इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स यूजुअली ऑफिशियल सॉरी। एंड मेमोयर। मेमोयर क्या होता है, अ बुक विथ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स और व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन दैट डे। देखिए ये थोड़ा सा मुझे क्या बोलते हैं, थोड़ा मैंने आपको गलत कर दिया है। देखिए मेमोयर क्या होता है, किसी की यादों का। एवरी डे रिकॉर्ड पर्सन ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस यूजुअली फेमस पर्सन। तो हम मेमोयर इसे बोल सकते हैं, यानी कि ये जो मैंने फर्स्ट बताया था वो आपका हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और ये जो एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गई है। देखिए सबसे पहले अपन डायरी का लगा लेते हैं। डायरी हमको पता है एक ऐसी डायरी होती है जिसपे हर पेज पर हम अपनी थॉट्स फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। इट मीन्स ये वाला आपका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। एंड मेमोयर होता है किसी भी फेमस व्यक्ति के बारे में, फेमस व्यक्ति की मेमोरी, ठीक है। जिसमें मेमोरी के बारे में दिया है, किसी में फेमस व्यक्ति की मेमोरी के बारे में, ओन लाइफ, पर्सन्स ओन लाइफ है ना, फेमस पर्सन। तो ये इसी के सामने वाला हो जाएगा सेकेंड। और जनरल हो जाएगा ऑफिशियल, ठीक है। और लॉग हो गया आपका ये रिकॉर्ड ऑफ जर्नी, ठीक है। तो ये लॉग हो गया फोर्थ। अब क्लियर, 1 4 2 3। चलिए थोड़ा सा मैं क्या शुरुआत से नहीं करा, आगे बढ़ते हैं। हेयर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड्स, यूज द डेफिनेशंस अबव द, डिसाइड विच ऑफ द एंट्रीज माइट बी फ्रॉम अ डायरी, अ जनरल, अ लॉग और अ मेमोयर।
कुछ उन्होंने आगे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आपको इनको पढ़कर बताना है कि ये कोई जनरल है या डायरी है या कोई मेमोयर है। क्या आप बताना चाहेंगे क्या? चलिए मैं कराई देती हूँ, नहीं बच्चे कहेंगे बीच में छोड़ के चैप्टर पढ़ा दिया मैडम ने। आई वोक अप very late today and promptly got a scolding from mum. I can't help it. How can I miss the FIFA World Cup matches? तो ये भाई ये लड़की लिख रही है कि मैं सुबह उठी और मम्मी ने ऐसा ऐसा डांट दिया। तो ये कि आपकी क्या हो गई? ये हो गई आपकी डायरी, क्योंकि हम ऐसी मेमोरीज डायरी में ही लिखते हैं। ठीक है, अगला आता है 10 AM went to office, director launch, 1 PM had lunch with Chairman, 5 PM received Rahul, Nasai dinner at home। तो ये हो गया आपका जर्नल जिसमें आपका टाइम मेंशन है। ठीक है, आगे आ गया आपका द राइड टू ऊटी वॉज अनइवेंटफुल, वी रेस्टेड फॉर अ वाइल एवरी 50 किलोमीटर एंड दिस हमने ऐसा घूमा एंड व्हाट अ कॉन्टेक्ट, ऐसा था वैसा था। तो ये हमारी हो गई मेमोरी। ठीक है, मेमोयर। चलिए, दिस इज हाउ राज कपूर फाउंड मी ऑल वेट एंड रेग्ड आउटसाइड आरके स्टूडियोज, ही वॉज लुकिंग फॉर जस्ट समवन दिस 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 दिस। ये फेमस पर्सन के बारे में है। तो ये हो गया आपका लॉग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग इन ए डायरी। देखिए अब शुरुआत हो गई है एनी फ्रैंक की डायरी की, यानी कि उनकी डायरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी वो हम शुरू कर रहे हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। देखिए उन्होंने शुरुआत कहाँ से की है। एनी फ्रैंक कह रही हैं, एक 13 साल की लड़की कह रही है कि डायरी लिखना मेरे लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। स्ट्रेंज यानी होता है थोड़ा सा नया, अजीब, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो एक अजनबी एक्सपीरियंस था, एक अनुभव था मेरे लिए। मेरे जैसे लोगों के लिए डायरी लिखना एक नया अनुभव होता है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ना सिर्फ इसलिए कि मैंने आज से पहले कुछ लिखा नहीं था, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। देखिए क्या कह रही है वो कि स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए और नहीं, इसलिए भी है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी डायरी नहीं लिखी, बल्कि इसलिए और कि भाई 13 साल की लड़की की डायरी पढ़ना कौन पसंद करेगा। तो ये सोच कर भी कि भाई मैं डायरी लिख तो रही हूँ लेकिन इसको पढ़ेगा कौन आगे चल के भविष्य में, कौन पसंद करेगा। एंड ओ वेल इट डजेंट मैटर। चलो वो कह रही हैं चलो इससे मैटर नहीं है, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई मेरी डायरी पढ़े नहीं पढ़े। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और सिर्फ लगा ही नहीं बल्कि मुझे ज़रूरत है। क्या कह रही हैं कि ना सिर्फ मुझे ऐसा फील हो रहा है लिखने जैसा, बल्कि मुझे ग्रेटर नीड भी है, ज़रूरत भी है कि पूरा मेरे चेस्ट में जितना कुछ है अंदर मेरी छाती में वो सब मैं लिख दूं, सब बता दूं। यहाँ पर मतलब चेस्ट में होना मतलब मन में, आपके मन में जो कुछ भरा है सब वो बताना चाहती हैं, सब वो लिखना चाहती हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। देखिए ये बहुत अच्छी लाइन कही है इन्होंने। एंड ये आपको पूछा भी जाएगा बार बार, है ना, कि ये लाइन किसने कही है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो पेपर होता है, जो कागज़ होता है, उसमें लोगों से कहीं ज़्यादा पेशेंस होता है। पेशेंस मतलब धैर्य, ठीक है, पेशेंस मतलब धीरज, धैर्य। तो कह रहे हैं पेपर में लोग, जो कागज़ होता है उसमें लोगों से कहीं ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज। ये मैं तब सोच रही थी, ये सेइंग मेरे दिमाग में तब आई जब उन दिनों की बात है व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ी सी डिप्रेस फील कर रही थी, यानी कि थोड़ी सी निराश थी मैं। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और मैं घर में बैठी हुई थी विद माई चिन इन माई हैंड्स। देखिए चिन इन माई हैंड्स आप समझ रहे हो, जब अपन टेबल पे हाथ रख के और अपना चेहरा ऐसे हाथों में रख के, दैट इज़ चिन इन माई हैंड्स। बोर्ड एंड लिस्टलेस, कैसी हो गई थी मैं, बिल्कुल बोरिंग फील कर रही थी। लिस्टलेस यानी थकी हुई फील कर रही थी। वंडरिंग, सोच रही थी कि वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मुझे रुकना चाहिए या बाहर चले जाना चाहिए, यानी कि घर में ही रहना चाहिए या बाहर जाके खेलना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। मैं फाइनली रुक गई जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हुआ। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स। वो क्या कह रही हैं कि हाँ, तब मुझे पता चला कि हाँ, पेपर एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। चूँकि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टेप बैक नोटबुक,
ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। वो क्या कह रहे हैं कि मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं अपनी डायरी को कभी किसी को पढ़ाऊँगी, कभी कोई उसे देखे। देखो डायरी को वो क्या नाम दे रही है, स्टिफ बैग। यानी डायरी आपने देखा होगा उसका फर्स्ट कवर जो रहता है वो कैसा रहता है, थोड़ा स्टिफ रहता है, कड़क रहता है। तो कह रहे मैं इस स्टिफ बैग डायरी को मैं किसी को नहीं पढ़ाने वाली हूँ, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। और कब तक नहीं पढ़ाऊँगी, जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड ना मिल जाए। इट मीन्स कि एनी का अभी तक कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी हर मन की हर बात कह सकें, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू करा। डायरी को उन्होंने अपना फ्रेंड बना लिया। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और शायद इससे कुछ डिफरेंस आता, क्योंकि जब हमारा कोई फ्रेंड बन जाता है तो हमारे लिए और ज़्यादा आसानी हो जाती है। यानी हम थोड़े से डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, हम अच्छा फील करने लगते हैं, है ना। तो वो कह रही हैं कि इससे बहुत डिफरेंस आया। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब वो कह रहे हैं कि मैं उस पॉइंट पर आती हूँ कि जब मैंने डायरी को फर्स्ट प्लेस पे रखा, यानी कि अब जैसे एक तरफ फ्रेंड एक तरफ डायरी, मुझे क्या चुनना है, तो मैंने डायरी को चुना। यानी फर्स्ट मैंने स्थान किसको दिया, डायरी को। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्यों दिया मैंने ये डायरी को ये स्थान, पहला स्थान, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था। यानी हम कह सकते हैं एक बेस्ट फ्रेंड नहीं था, क्योंकि हर किसी के पास एक बेस्ट फ्रेंड होता है। तो मेरे पास बेस्ट फ्रेंड नहीं था, इसलिए मैंने डायरी को प्रेफरेंस दी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब वो कह रही चलिए मैं और क्लियर कर देती हूँ आपको कि सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि मैं क्लियर कर देती हूँ आपको, चूँकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की पूरी तरीके से अलोन है इस वर्ल्ड में, संसार में पूरी तरीके से अकेली है, ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके फादर मदर सब कुछ है। देखिए आगे बता रही हैं वो कि क्यों। एंड आई एम नॉट, और वो कह रही मैं अकेली थी भी नहीं, ना तो कोई विश्वास करता कि मैं अकेली हूँ, और मैं अकेली थी भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बड़ी प्यार करने वाले माँ बाप थे। 16-year-old सिस्टर, 16 साल की बड़ी सिस्टर थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और करीब 30 लोग ऐसे होंगे आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं कह सकती थी फ्रेंड, अपने दोस्त कह सकती थी। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास फैमिली थी, लविंग आंट्स एंड गुड होम, अच्छा खासा घर भी था रहने के लिए। नो ऑन द सरफेस, लेकिन धरती पर, यानी कि एक ज़मीनी स्तर पर आकर देखें, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ एक ट्रू फ्रेंड के, यानी एक सच्चा दोस्त मेरे जीवन में नहीं था, इसके सिवाय मेरे पास सब कुछ था। माँ बाप से लेके, रिश्तेदार से लेके, भाई बहन से लेके, घर, रहने खाने पीने सब कुछ था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। मैं बस ये सोचती थी कि शायद इन सब के रहते मैं अच्छा टाइम व्यतीत नहीं कर पा रही, तो शायद मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं अच्छा समय बिता पाऊँगी, लेकिन अब फ्रेंड ही नहीं है। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। वो कह रहे मैं अपने आप को खींच लेती थी, मुझे रोज़ की ऑर्डिनरी चीज़ें बात करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। मतलब वही रोज़ की चीज़ें, वही एवरीडे थिंग्स, रोज़ की वही बातें। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। तो रोज़ की वही सेम बोरिंग बातों से ना मैं कभी किसी फ्रेंड के क्लोज़ नहीं जा पाई, क्योंकि हर कोई बोरिंग बातें ज़्यादा करता है, तो मैं ये नहीं कर पाती थी, तो मैं किसी की क्लोज़ नहीं बन पाई। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो, मुझ में कमी हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि मैं किसी के साथ मैच नहीं कर पाती हूँ, मिल नहीं पाती हूँ, उसके घुल मिल नहीं पाती हूँ उसके साथ। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, किसी भी तरह से जो भी चीज़ें होती हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। कई बार चीज़ें चेंज करने के लिए होती भी नहीं है, मतलब इतना लाइबल भी नहीं है कि उसे चेंज किया ही जाए, है ना। तो थिंग्स वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, तो ये सब दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। तो ये सब मेरे साथ सिचुएशन हुई जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरी लिखूँगी। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जब मैं अपनी इस लॉन्ग अवेटेड यानी कई बहुत समय से मैं इंतज़ार कर रही थी जिस बेस्ट फ्रेंड का, इन माई इमेजिनेशंस, अपने ख्यालों में, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो मैं नहीं चाहती थी कि जैसे तैसे मुझे एक फ्रेंड मिला है और मैं उसमें सिर्फ जॉट डाउन करना, जॉट होता है बस बिना सोचे समझे लिखते जाओ, दैट इज़ जॉटेड डाउन, ठीक है।
ये जो जॉट डाउन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है बिना कुछ सोचे समझे लिखते चले जाना। तो एनी क्या कह रही हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैंने जिसको इतना क्लोज फ्रेंड बनाया है मैं उसमें सब जॉट डाउन कर दूं, यानी कुछ भी उल्टा सीधा बस लिखती जाऊं कि बस आज मैंने चाय पी, आज मैंने खाना खाया, आज मैं सो गई, ये नो। वो चाहती थी कि बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं डायरी को अपनी फ्रेंड बनाना चाहती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं उसे क्या कहने लगी उस फ्रेंड को, किटी। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है मेरा। सो क्या कह रही है, मैंने उस डायरी को अपना नाम दिया, क्या नाम दिया, किटी। अच्छा, आपसे ना ये क्वेश्चन भी किया जाएगा कि एनी फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था, और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। एक में लिख देंगे वो कैटी, एक में लिख देंगे किटी, एक में लिख देंगे किटन और काइट। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे, वो सेम से मिलने वाले। तो आपको याद रखना है KITTY, किटी उनकी डायरी का नाम था। What makes writing in a diary a strange experience for any frank? वो ये क्वेश्चन किया गया कि भाई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था उनके लिए। तो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि एक तो वो पहली बार डायरी लिख रही थी, दूसरा उन्हें लग रहा था कि एक 13 साल की लड़की के लिए 13 साल की लड़की की लिखी हुई डायरी कौन पढ़ेगा। Why does Annie want to keep a diary? एनी क्यों चाहती थी डायरी को लिखना, क्योंकि उनका कोई भी क्लोज़ फ्रेंड नहीं था जिसको वो अपने मन की बात कह सकें। तो इसलिए उन्होंने एक डायरी बनाई जिसको उन्होंने अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया और उसका नाम रखा किटी। Why did Annie think she could confide more in her diary than in people? एनी को क्यों लगता था कि वो डायरी के साथ ज़्यादा बेटर घुल मिल पाएंगी बजाय किसी इंसान के। तो इसका जवाब सिर्फ एक लाइन है जो उन्होंने लिखी थी, सबसे पहले बोली थी एनी ने, और वो थी पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। कि भाई कागज़ में इंसानों से ज़्यादा पेशेंस होता है, यानी धैर्य होता है। आपको पता हो कि अब अगर आपके मन में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप अगर अपने फ्रेंड से कहोगे ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं तेरे को मारूं या जैसा, तो वो सामने वाला बंदा क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, है ना। या आप कोई सच बात कह दो उससे तो भी वो नाराज़ हो जाएगा। तो डायरी कभी नाराज़ नहीं होगी, उसमें आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, वो कभी आपसे नाराज़ नहीं होगी। तो इन तीनों के आंसर आपको क्लियर हैं, बस इनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। Since no one would understand a word of my stories of Kitty, वो क्या कह रही हैं कि चूँकि कोई भी मेरे वर्ड्स को नहीं समझ पाता था ऑफ माई स्टोरीज ऑफ किटी, जो भी किटी के बारे में स्टोरी में लिखती थी, मतलब किटी की स्टोरी यानी कि मेरी स्टोरी जो किटी में लिखती थी मैं। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो वो क्या कह रही हैं कि अगर कोई मुझे नॉर्मली सामने से कोई मेरी लाइफ के बारे में नहीं जानता है तो मैं डायरी में अपनी पूरी लाइफ को बेटर तरीके से बता सकती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और वो कह रहे हैं कि मैं मतलब डिसलाइक भी करती होंगी ना तो वो चीज़ भी, यानी मेरे बारे में कुछ अच्छी चीज़ें और मेरे बारे में कुछ बुरी चीज़ें भी मैं उसमें अच्छी तरीके से लिखूँगी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। देखिए यानी क्या लिख रही हैं कि मेरे पापा दुनिया के सबसे एडोरेबल होते हैं, प्रशंसनीय यानी बहुत प्यारे, सबसे प्यारे पापा आई हैव एवर सीन। मैंने आज तक किसी के पापा इतने प्यारे नहीं देखे। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। उन्होंने मेरी मम्मी से तब तक शादी नहीं कर दी जब तक मेरी माँ 36 ईयर की नहीं हो गई थी। एंड शी वॉज 25। एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है, ही वॉज 36, वो 36 के थे और मेरी मम्मी 25 की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये लोग जर्मनी से शिफ्ट हो गए थे एम्स्टर्डम के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि मेरी सिस्टर मार्गोट जिसका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बॉर्न, सॉरी ये बीच में थोड़ा मेरा गला ख़राब होता है। सो वो क्या कह रहे हैं कि आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। 26, 27, 28, 29 यानी 3 साल बड़ी थी उनकी दीदी उनसे। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट। देखिए यहाँ पर इनकी सिस्टर का नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है आपसे। देखिए इसमें भी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि एनी की बड़ी बहन का नाम क्या था, है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एनीज एल्डर सिस्टर। एंड आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मार्गोट, मार्गी, मार्गेन एंड दैट्स ऑल, है ना। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि उनकी बड़ी बहन का नाम था मार्गोट। एंड कहाँ जन्म हुआ था उनका, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में।
और ये 12 जून 1929 को जन्म हुआ है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। वो कह रहे हैं फ्रैंकफर्ट में मैं जब तक 4 साल की हुई थी तब तक रही थी। एंड माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। 1933 में मेरे फादर वहाँ से इमिग्रेट हो गए। इमिग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, तो वहाँ से वो कहाँ आ गए, हॉलैंड आ गए रहने के लिए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। मेरी जो माँ थी वो भी उनके साथ सितंबर में हॉलैंड में आ गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एक्खन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। जबकि देखिए माँ और मेरे पापा पहले हॉलैंड गए, शिफ्ट हुए, फिर मेरी माँ भी वहाँ चली गई, लेकिन मैं और मेरी बड़ी बहन एक्कन में ही रुके रहे अपनी ग्रैंड मदर के पास। देखिए एक्कन क्या है, एक जगह का नाम है। एक्कन में अपनी ग्रैंड मदर के पास रुके रहे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट हॉलैंड कब गई, दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेबररी, और मैं कब गई, फेबररी में। यानी मार्गोट पहले जा चुकी हैं, बाद में मैं गई हूँ। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन टू द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और मैं जब गई ना तो देखिए वो फेबररी में दिसंबर में जा चुकी है, और दिसंबर के बाद जनवरी और फेबररी में जब मेरी मार्गोट बहन का क्या आया, बर्थडे आया, तब मुझे ले जाके इसके टेबल पर रख दिया गया एज अ हर बर्थडे गिफ्ट कि लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट तुम्हारी बहन। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। वो कह रहे हैं कि वहाँ जाते ही से मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन लिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। और हॉलैंड में वो लोग कब तक रहीं, जब तक 6 साल की नहीं हो गई तब तक हॉलैंड में रहीं। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। एंड उस समय ये फर्स्ट क्लास में आ चुकी थी। इन द 6th फॉर्म, और जब वो 6th क्लास में आई थी, माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस। 6th क्लास में मेरी एक टीचर थी मिसेस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। हेड मिस्ट्रेस कौन होती है, हेड मास्टर की जगह पर जब लेडी कोई हेड मास्टर होता है सो सॉरी ये डिस्टर्बेंस के लिए, तो उसको हेड मिस्ट्रेस कहते हैं। कोई लेडी टीचर होती है जो हेड होती है उसको हेड मिस्ट्रेस कहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, उस साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। हम दोनों बहुत रोए क्योंकि हम लोगों का बहुत हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हुआ। देखिए कौन हम दोनों, उनकी टीचर और कौन, ये एनी, बहुत रोई। 6th स्टैंडर्ड में उन्होंने स्कूल छोड़ा तो वो बहुत रोई। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। 1941 में गर्मियों में ग्रैंड माँ क्या हो गई, बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा बर्थडे ना छोटे से सेलिब्रेशन के साथ ही चला गया, यानी कोई बड़ा सेलिब्रेशन हम लोगों ने नहीं किया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और फिर जनवरी 1942 में ग्रैंड माँ क्योंकि तबीयत ख़राब थी, ऑपरेशन हुआ, तो 1942 में उनकी डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ एफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता कि मैं कितना उनको अक्सर याद कर लेती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और मैं आज भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर। ये जो 1942 का जो बर्थडे सेलिब्रेशन था, वो उस सेलिब्रेशन में हमने अपने माइंड को इंटेंट कर लिया था कि हम अगले बर्थडे पर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और फिर हम ग्रैंड माँ के लिए कैंडल भी जलाएंगे। देखिए यहाँ पर जो अमेरिका वगैरह में क्या होता है, क्रिश्चियंस क्या करते हैं, अपने किसी भी अगर करीबी का डेथ हुआ है तो उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन वो क्या करते हैं, वो जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं उनको याद करने के लिए। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। देखिए 4 of us कौन है, मम्मी पापा, मार्गोट और एनी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। वो क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा था हम चारों का। एंड उसी का नतीजा है कि आज 20 जून 1942 है। एंड दिस सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और ये मेरी जो डायरी है ना, इसके लिए आज ये डेडिकेशन है। डेडिकेशन होता है किसी को डेडिकेट करना कोई चीज़, तो मेरी डायरी के लिए इतना आज के लिए डेडिकेटेड है, इतना कुछ उन्होंने लिख दिया। फिर से ओरल कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है बीच में। वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एनी ने अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच क्यों दिया, क्योंकि देखिए उसने शुरू में ही बोला था कि मैं जॉटेड डाउन नहीं करना चाहती, यानी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पहले अपनी डायरी को अपना क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि वो उसे अपना फ्रेंड मान रही थी ना, किटी उसको एज अ फ्रेंड देख रही थी, वो एज अ डायरी देख ही नहीं रही थी, एक पेज देख ही नहीं रही थी, वो उसे अपना फ्रेंड मान रही थी। तो किसी को भी अपना फ्रेंड बनाने से पहले उसे अपने बारे में पूरी डिटेल देनी पड़ती है ना, मेरे घर में कौन कौन है और क्या क्या है। तो इसने डायरी को ये अपने बारे में पूरी डिटेल दे दी।
व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। और ऐसी कौन सी लाइन आपको बता रही है कि एनी अपनी ग्रैंड मदर से प्यार करती हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि नोबडी नोज़, कोई नहीं जानता कि मैं कितना ग्रैंड माँ को कितना प्यार करती हूँ और आज भी उन्हें याद करती हूँ। देखो यहाँ पे था ना, डाइड हर एंड स्टिल लव हर, है ना, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। ठीक है, ये लाइन हमको बताती है कि वो आज भी अपनी ग्रैंड मदर को बहुत याद करती हैं। सैटरडे 20 जून 1942 ये तारीख शुरू हुई है और अब वो लिख रही हैं कि डियरेस्ट किटी। क्या लिख रही हैं? डियरेस्ट किटी। आवर एंटायर क्लास, सैटरडे दिन की डायरी लिखी जा रही है, ये ध्यान रखना, हम सैटरडे के दिन की डायरी को पढ़ रहे हैं। क्या कह रही हैं वो अपनी डायरी से कह रही हैं कि आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, कि हमारी पूरी क्लास क्या कर रही है? क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, ये एक मुहावरा है, यानी कि बहुत शोर मचाना। ठीक है, क्वैकिंग होता है, डक होती है ना, बतख, वो क्वैक क्वैक करती हैं। और बूट्स यहाँ पर दिया गया है। आपने देखा होगा कि डकों के जो पैर होते हैं, जो तलवे होते हैं, वो कैसे रहते हैं? जालीदार रहते हैं। तो वो जब चलती है ना तो पैरों की भी आवाज़ आती है, थप 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 थप। ठीक है, तो एक तो मुंह से चिल्लाना और एक पैरों से चिल्लाना, तो दोनों तरीके से यानी शोर कर रही है डक। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि हमारी पूरी क्लास शोर मचा रही थी। द रीज़न क्या था कि ऑफकोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग। रीज़न वो कह रहे हैं कि ऑफकोर्स रीज़न एक ही था कि हमारे आने वाले टाइम में मीटिंग होने वाली थी टीचर्स की, डिसाइड, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन अगली क्लास में जाने वाला है। देखिए मीटिंग क्या है, उनका एक रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कौन अगली क्लास में जाने वाला है। एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन कौन पीछे रहने वाले हैं, यानी जो फेल हो गए वो पिछली क्लास में रहेंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैक्स, आधी से ज़्यादा क्लास ने तो शर्त लगा ली थी। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us। GN इनकी फ्रेंड है, वो कह रही GN और मैं दोनों हंस रहे थे खूब। किसको देख के? पीछे बेंच पर दो लड़के थे, उनको देखकर हम खूब हंस रहे थे। CN and Jacques who have staked their entire holiday saving on their bet। वो दो लड़के कौन है? CN और जैकस हैं। उन पर हम क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपने पूरे हॉलीडे, जो समर हॉलीडे होंगे उनके पूरे हॉलीडे की जो सेविंग थी, जो पैसे बचा के रखे थे, उन्होंने वो सारे अपनी बेट में लगा दिए थे। बेट में यानी कि शर्त में, उन्होंने शर्त लगाई थी ना कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो उन्होंने अपनी शर्त के पूरे पैसे उसमें लगा दिए थे, इसलिए हम लोग हंस रहे थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। यानी वो कह रहे सुबह से रात तक लोगों में बस यही बातें हो रही थी, लोगों मतलब बच्चों में यही बातें हो रही थी कि तू पास हो जाएगा, मैं नहीं हो पाऊंगा, नहीं मैं हो जाऊंगा, तू नहीं हो पाएगा, इस तरीके की बातें चल रही थी कि तुम निकल जाओगे आगे, मैं नहीं जा पाऊंगी, यही। इवन GS प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। यहाँ तक कि GS जो थी, मेरी जो फ्रेंड थी, वो भी मतलब घूरे जा रही थी गुस्से में कि कोई शांत नहीं हो रहा था। वो मतलब चाहे जितना भी आप गुस्सा कर लो, चिल्ला लो, कोई भी क्लास में पूरा शांत नहीं हो रहा था। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मैनी डमीज़ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। बहुत सारे ऐसे डमीज़ थे। डमीज़ किसको बोलते हैं? जो क्लास में नहीं आते। अब ओबियस सी बात है, जो बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो पास कैसे हुआ? तो कह रहे कई सारे ऐसे डमी थे जो क्वार्टर ऑफ द क्लास, यानी कि 1/3 बच्चे ऐसे थे जो पीछे रहने वाले थे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। देखिए ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाएगी कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। क्या कह रही है यानी कि जो टीचर्स होते हैं ना, वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्या होते हैं? जिसके बारे में हम कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जिसके बारे में बता नहीं सकते। तो कह रहे टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वो आगे भविष्य में क्या करेंगे, कि वो क्या कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मतलब मेरी जितनी भी लड़कियाँ वहाँ फ्रेंड्स थी, मैं उनके बारे में बिल्कुल भी मुझे चिंता नहीं थी। एंड माई सेल्फ, और मुझे मेरे बारे में भी बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो निकल ही जाते, पास हो ही जाते। वेल मेक इट यानी कि हम लोग, वी विल मेक इट, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है वी विल मेक इट, कि हम लोग इसको पार कर लेंगे, यानी कि हम पास हो जाएंगे, हम अगली क्लास में चले जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। केवल एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, और वो था मैथ। देखिए ये सिर्फ एनी की नहीं है, ये 90-80% बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो मैथ में थोड़े वीक होते हैं।
एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। चलिए अब क्या करें, हम जो कुछ कर सकते हैं वो है वेट, इंतज़ार कर सकते हैं। Until then we keep telling each other not to lose heart। और तब तक, जब तक हमारा रिजल्ट आने वाला था, तब तक हम एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, कंसोल कर रहे थे कि मन छोटा मत करो, सब निकल जाएंगे, तुम भी निकल जाओगी, एक दूसरे को समझा रहे थे। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मेरी सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छे से सब बात करते थे। देयर आर 9 ऑफ देम। कितने टीचर्स थे? 9। 7 मैन, जिनमें से 7 आदमी थे, एंड 2 वुमेन, 2 लेडीज़ थी। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स। देखिए हमें मैथ्स कौन पढ़ाता था? मिस्टर कीजिंग, जो कि बूढ़े थे। एंड फॉगी क्यों बोला? क्योंकि उनको धुंधला दिखता होगा, चश्मा लगाते होंगे इसलिए। हु टीचेस मैथ, जो कि मैथ पढ़ाते थे, वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस। वो क्या कह रही हैं कि एक टीचर थे मिस्टर कीजिंग, जो कि पता नहीं सदियों से मेरे दुश्मन थे, यानी मैंने उनका जाना क्या कर दिया था। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। क्यों थे मेरे दुश्मन? क्योंकि मैं बातें बहुत करती थी। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, बहुत बातें करती थी मैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई सारे वार्निंग्स के बाद, यानी वार्निंग क्या होती है? चेतावनी कि अगर मैं तुमको समझा रहा हूँ, अगर तुमने फिर बात करी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, इस तरीके से चेतावनियों के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। जब मैं नहीं मानी बात करने से, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। और होमवर्क क्या था? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट। एक ऐसे लिखकर लाना था मुझे एक सब्जेक्ट के ऊपर, अ चैटर बॉक्स। देखिए चैटर बॉक्स क्या है? चैटर बॉक्स होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बड़बड़ करने वाले को चैटर बॉक्स बोलते हैं। तो उन्होंने चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिखने के लिए दिया, अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। मैं सोचने लगी इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी, मुझे चिंता तो होनी ही थी, अबाउट दैट लेटर, बाद में। आई डिसाइडेड, लेकिन मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने वो टाइटल लिखा वो नोटबुक में बिना सोच समझे, टैग्ड इट इन माई बैग, और बंद करके अपने बैग में रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश करी कि शांत बैठी रहूँ। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैं अपना पूरा होमवर्क निपटा लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो मुझे दिखाई दिया कि भाई नोट डला हुआ है, मुझे ऐसे लिख कर ले जाना है। आई बिगेन थिंकिंग, मैं सोचने लगी, अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में, कि भाई चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखूँ। वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, ये बच्चों की आदत होती है ना, कुछ सोचते हैं तो पेंसिल मुंह में लिए रहते हैं, डॉट मुंह में लिए रहते हैं और सोचते रहते हैं। तो मैं सोच रही थी फाउंटेन पेन की निप को मुंह में डाले कि इसके ऊपर मैं क्या लिखूँ। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। देखिए कोई भी क्या करता है, आपको पता होगा, जब किसी को ज़्यादा नहीं आ रहा होता ना लिखने के लिए, तो वो क्या करता है कि 4 अक्षर लिखना है मान लो उसे, तो वो दूर दूर लिखेगा, बड़ी बड़ी राइटिंग में दूर दूर लिखेगा, ताकि उसका पेज भर जाए, है ना। तो यहाँ पर एनी क्या कह रही है? तो कह रहे हैं कि कोई भी रैम्बल कर सकता है, बड़ी बड़ी स्पेसेस में, शब्दों के बीच में बड़ा बड़ा गैप दे दो। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन वो क्या कह रही, ट्रिक तो तब मज़ा आए जब मुझे आर्ग्यूमेंट आ जाएँ, यानी आर्ग्यूमेंट यानी पॉइंट जो मुझे लिखने हैं वो आ जाएँ, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग, जो ये प्रूव कर सकें कि भाई बोलना भी ज़रूरी है। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और फिर सोचा, एंड सडनली, अचानक, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे ऐसे दिया था, मैंने उसके कितने पेज लिख दिए? 3 पेज लिख दिए। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो काफ़ी थे, संतुष्टिजनक थे। आई आर्ग्यूड, उसमें मैंने क्या आर्ग्यू किया था, क्या मैंने मतलब तर्क क्या लगाया था, मैंने क्या उसमें ऐसा लिखा था जो मान लिया जाए, वो ये था दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, बातें करना उसका गुण है। ट्रेट होता है जो गुण हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी जो जेनेटिक जो गुण होते हैं ना, जो हमें वंश से, अपने वंशानुवाद जो होते हैं, वंश से मिलते हैं, तो जो हमारे जेनेटिक्स से अपने माँ बाप से मिलते हैं। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं उसके लिए बेस्ट कर रही हूँ कि मैं उसे कंट्रोल कर सकूँ, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जेनेटिकली क्या होता है, किसी के पापा की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम रहती है, उसमें बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। किसी के पेरेंट्स कलर उनका डार्क है तो बच्चों का भी कलर डार्क होता है, तो वो बच्चे कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो जो जेनेटिक गुण मिलते हैं उनको हम बदल नहीं सकते। तो अब वो क्या कहना चाह रही हैं देखते हैं अपन, कि जेनेटिक गुण है उनमें बात करने का, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, चूँकि मैं बिल्कुल भी
इसमें सक्षम नहीं हूँ कि इस हैबिट को मैं बदल सकूँ, मैं बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, चूँकि मेरी माँ भी उतना ही बोलती हैं जितना मैं बोलती हूँ। इफ़ नॉट मोर, मुझे तो नहीं लगता कि मैं उनसे ज़्यादा बोलती हूँ। एंड दैट्स देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, तो वो कह रहे हैं कि इसलिए आप भाई इनहेरिटेड ट्रेड्स के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपको वंशानुगत जो गुण मिले हैं अपने माँ बाप से, उनको तो आप नहीं बदल सकते, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर कीजिंग को बड़ी हंसी आई मेरे आर्ग्यूमेंट्स पर। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब अगले पीरियड में मैं फिर बातें करती रही, प्रोसीड होता है कंटिन्यू करना किसी चीज़ को, है ना, तो कह रहे मैं फिर से बातें करती रही। ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे, उन्होंने फिर से मुझे एक ऐसे लिखने को दे दिया। एंड दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन, इस बार कैसे पे दिया था, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी वही चैटर बॉक्स के बारे में लिखना है, लेकिन कौन सा चैटर बॉक्स, इनकरेजिबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, यानी एक ऐसा चैटर बॉक्स जो आवाज़ करता है, जो शोर मचाता है और उसको हम सुधार भी नहीं सकते। आई हैंडेड इट इन, मुझे लिख दिया, दे दिया गया होमवर्क। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और अगले 2 लेसन्स तक उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं आई मेरी तरफ से। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड एनफ, लेकिन जब 3rd लेसन में फिर से उन्हें लगा कि भाई अब तो बहुत हो गया। एंड एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंड टाइटल, वो गुस्सा आ गया उन्होंने, वो खड़े होगा, वो कहने लगे एनी फ्रैंक खड़ी हो जा, तुम्हें मैं पनिशमेंट देता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बातें करती हो। अब तुम्हें एक और ऐसे लिख कर लाना जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी कौन बोलता है क्वैक क्वैक, मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स किसका नाम रख दिया उन्होंने, एनी का, बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है मिस्टर चैटर बॉक्स, ये उन्होंने उनको दे दिया। द क्लास रोड, सारी क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स, चूँकि मैं, वो कह रही हालांकि मैं क्या हो चुकी थी, थक चुकी थी। एग्जॉस्ट होना होता है थक जाना, मैं थक चुकी थी ढूंढ के नए बहाने इस टॉपिक के ऊपर। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब समय आ गया था कि कुछ अलग किया जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल किया जाए। माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरी फ्रेंड सैनी जो कि बहुत अच्छी पोइट्री लिखती है, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे ऑफ़र किया कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ इसको लिखने में। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स, उसने एक कविता की फॉर्म में लिखा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से उछल पड़ी कि हाँ। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू, अब जब उन्होंने ये लिखा ऐसे इसके ऊपर, वो भी काय के फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में, तो जो क्या कह रही हैं वो कि मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग मेरे ऊपर जोक करना चाह रहे थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट दे के, बट आई वुड मेक द श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन अब मैं आपको श्योर कर देती हूँ कि वो जोक उनके ऊपर था, खुद उन्हीं के ऊपर था, यानी वो मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे टॉन्ट कर रहे थे ज़्यादा बोलने पर, अब उन्हें पता चलेगा कि ये उनकी गलती है। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश कर ली। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये उस मदर डक के बारे में थी, माँ बतख के बारे में थी, और एक फादर स्वान के बारे में थी जिसके 3 डकलिंग थे, यानी बच्चे थे, हु वर बिटन टू डेथ, उन्हें इतना ज़्यादा मारा जाता है बाय द फादर, इतना ज़्यादा मारा जाता है फादर के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, क्वैक क्वैक कर रहे थे, इसलिए उनके फादर ने उनको मार डाला। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट वे, किस्मत से मिस्टर कीजिंग ने इसे राइट वे में लिया, यानी सही जो वो समझाना चाह रही थी मिस्टर कीजिंग को, मिस्टर कीजिंग समझ गए। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पोएम को क्लास में जोर से पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपनी खुद की कमेंट्स भी रखी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, दूसरी क्लासेस में भी पढ़ाया उन्होंने इस सब्जेक्ट को। एंड सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे अलाउ कर दिया गया है बातें करना। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और अब मुझे कोई होमवर्क नहीं मिलता। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसका अपोजिट, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, अब तो मिस्टर कीजिंग भी जोक लिखने लगे हैं, जोक मतलब मजाक करने लगे हैं। योर्स एनी, आज का टॉपिक उनका ख़त्म हो चुका है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल की डायरी से ये लिया गया है। स्लाइड एडेप्टेशन, थोड़ी सी इसमें उन्होंने भाषा में चेंज किया होगा ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और एनी की फीलिंग पढ़कर आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।